हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वागत है आप सबका काल भैरव क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य की एक रोमांचक यात्रा, जहां इतिहास भी समझ आएगा और आपके एग्जाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, गुप्त काल की शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से करते हैं। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभिक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। इतिहास में इन्हें गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। हालांकि उस समय राज्य बहुत छोटा था, लेकिन यहीं से गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के काल में मानी जाती है? सही आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 319 से 320 ईस्वी के आसपास गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। यही समय गुप्त साम्राज्य के उदय का महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। हालांकि गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त से हुई थी, लेकिन साम्राज्य को असली शक्ति और विस्तार चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दिया था। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और गुप्त साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी इससे। इसी वजह से इतिहासकार चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी कुमार देवी किस वंश की थी? तो इसका सही जवाब है लिच्छवी वंश। दरअसल चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये सिर्फ एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन भी था। इस विवाह के बाद गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। इस के कारण गुप्त साम्राज्य के विस्तार में इस विवाह की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा जारी प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रकार क्या था? इसका सही जवाब है राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट और उनकी पत्नी कुमार देवी दोनों की आकृति दिखाई देती है इसमें। ये सिक्का सिर्फ मुद्रा नहीं था, बल्कि लिच्छवी वंश के साथ हुए विवाह और राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक भी माना जाता है। और हमारे एग्जाम्स में, अन्य परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त किस शासक के पुत्र थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और वे चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। बाद में समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। इसी कारण उन्हें गुप्त वंश का महान विजेता माना जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है कुमार देवी। कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह चंद्रगुप्त फर्स्ट से हुआ था। इसी विवाह से गुप्त वंश और लिच्छवी वंश के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, और इसी से आगे चलकर कुमार देवी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों और उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, समुद्रगुप्त की विजयों का मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो इसका सही जवाब है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यह अशोक के स्तंभ पर अंकित है और इसमें समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसलिए समुद्रगुप्त के इतिहास को समझने के लिए प्रयाग प्रशस्ति सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की साउथ इंडिया पॉलिसी क्या थी? यानी कि इसके दक्षिण भारत की नीति का स्वरूप क्या था? इसका सही जवाब है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। मतलब समुद्रगुप्त दक्षिण के राज्यों को पहले डिफीट करता था, फिर उन्हें वापस उनका राज्य लौटा देता था और उनसे लॉयल्टी स्वीकार करवाता था, यानी कि वफादारी। ठीक है, पहले वह जीतता था और उसके बाद जीता हुआ राज्य वापस उसी राजा को लौटा दिया जाता था। यानी सीधा रूल नहीं था, बल्कि उन्हें अपने अधीन करके छोड़ देना। यही सबसे स्मार्ट पॉलिसी थी उसकी। स्टूडेंट्स, अब बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की मिलिट्री पावर और लगातार विक्ट्रीज को देखते हुए ये टाइटल उसे दिया था।
इसलिए समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे पावरफुल रूलर भी माना जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा किए गए प्रसिद्ध यज्ञ का नाम क्या था? इसका सही जवाब है अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ प्राचीन भारत में राजा की पावर और सुपरमैसी दिखाने के लिए किया जाता था। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय और शक्ति दिखाने के लिए यह यज्ञ करवाया था। स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है मेघवर्मन। कहा जाता है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बुद्ध विहार बनाने की परमिशन भी मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद अल्पकाल के लिए गद्दी पर कौन बैठा था? तो सही आंसर है रामगुप्त। स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए गद्दी पर रामगुप्त बैठा था, लेकिन रामगुप्त ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था। बाद में उसके भाई चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य सेकंड ने सत्ता संभाली और गुप्त साम्राज्य को और मजबूत बनाया। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? तो इसका सही जवाब है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश के एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और सफल रूलर थे। उनके समय में गुप्त साम्राज्य ने काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी देखी, इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आने वाला चाइनीज ट्रैवलर कौन था, यानी कि चीनी यात्री कौन था? इसका सही जवाब है फाहियान। फाहियान चीन से भारत आया था और उसने यहाँ के समाज, धर्म और प्रशासन के बारे में काफ़ी जानकारी लिखी। उसकी यात्रा से हमें गुप्त काल के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाहियान ने अपने भारत यात्रा के अनुभव किस ग्रंथ में लिखे? तो इसका सही जवाब है फो गुओ की। इस ग्रंथ में फाहियान ने भारत की सोसाइटी, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपने अनुभव लिखे। इसी वजह से गुप्त काल के इतिहास को समझने में यह ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा स्थापित प्रसिद्ध आयरन पिलर यानी कि लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। यह लोह स्तंभ अपनी रस्ट रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि हजारों साल बाद में भी इसमें जंग नहीं लगी है। स्टूडेंट्स, अब एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध आयरन पिलर यानी कि लोह स्तंभ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर है लगभग 7.2 मीटर। यह लोह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली कुतुब परिसर में स्थित है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इतने सालों बाद में भी इसमें जंग नहीं लगी है। इसलिए यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक भी रहा है। स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त काल के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्टीय। इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। इसी वजह से आर्यभट्ट को प्राचीन भारत के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ कई स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वर्ण यानी कि गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्त साम्राज्य बहुत समृद्ध था, इसलिए इस काल में बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए। इन सिक्कों पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, जैसे कि राजा की आकृति मिल जाएगी, देवी देवताओं के चित्र और कई प्रतीक। यही कारण है कि गुप्त काल को अक्सर गोल्डन एरा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो तांबे या चांदी के सिक्के को यहाँ टिक कर देते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है? गोल्ड कॉइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने गणित में किस महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है शून्य यानी कि जीरो और दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम से जुड़ी अवधारणा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय में गणित और खगोल विज्ञान से जुड़े कई सिद्धांत बताए हैं। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में सीधे किसी और गणितज्ञ का नाम सोच लेते हैं या फिर गणित लिख देते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम और गणितीय गणनाओं को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वराहमिहिर किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो इसका सही जवाब है खगोल विज्ञान और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी
एंड एस्ट्रोलॉजी। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान थे। उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया था। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग उन्हें गणितज्ञ समझ लेते हैं, क्योंकि गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ भी थे। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी। लेकिन याद रखना, वराहमिहिर का मुख्य क्षेत्र एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी था। आप डबल ए से याद रखेंगे वराहमिहिर को, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का भी मैं बता देता हूँ। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, जिसमें उन्होंने खगोल विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अमरकोश। अमर सिंह गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्हें संस्कृत साहित्य का महान लेखक माना जाता है। उनकी पुस्तक अमरकोश संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध डिक्शनरी या शब्दकोश मानी जाती है, जिसमें कई संस्कृत शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। स्टूडेंट अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में लोग इसे किसी और ग्रंथ से मिला देते हैं, जैसे पंचतंत्र या आर्यभट्टीय। लेकिन याद रखना, अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम टिप आप हमेशा याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में अमर सिंह लिखा हो तो तुरंत दिमाग में आपको अमरकोश और संस्कृत डिक्शनरी याद आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा व्रत संहिता, ठीक है। हमारे को पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा व्रत संहिता, क्योंकि व्रत संहिता वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना है। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग अर्थशास्त्र चुन लेते हैं, लेकिन वह कौटिल्य यानी कि चाणक्य की पुस्तक है और रघुवंश महाकवि कालिदास की रचना है। इसलिए आपको एग्जाम में कुछ याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत संहिता, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विष्णु शर्मा किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। पंचतंत्र दरअसल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहानियों के माध्यम से नीति, ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण लेसन सिखाए गए हैं। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये समझ लो। कई बार एग्जाम में लोग इसे किसी और ग्रंथ से जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना है विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र और कालिदास की रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो मैं आपको बार बार रिकॉल इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए ये चीज। चलिए स्टूडेंट्स, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब है रुद्रसेन सेकंड, जो कि वाकाटक वंश के शासक थे। ये विवाह सिर्फ एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल अलायंस भी था। इससे गुप्त वंश और वाकाटक वंश के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए थे। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी गुप्त शासक का नाम बोल देते हैं, लेकिन याद रखना, प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने कुछ समय तक वाकाटक राज्य का शासन भी चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त फर्स्ट का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है? तो इसका सही जवाब है लगभग 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनके समय में गुप्त साम्राज्य काफी स्टेबल और पावरफुल बना रहा। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि वो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में से मिला देते हैं, लेकिन एग्जाम में याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। कुमारगुप्त फर्स्ट 415 से 455 एडी, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त फर्स्ट किस देवता के उपासक माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने अपने कई कॉइन्स पर भगवान कार्तिकेय का चित्र भी अंकित करवाया था। इससे पता चलता है कि वे कार्तिकेय के डिवोटी यानी उपासक माने जाते थे। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और भगवान विष्णु या शिव का नाम बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में याद रखने की एक सिंपल सा ट्रिक है, कुमारगुप्त फर्स्ट और कार्तिकेय, ठीक है ना, के से आप इसको याद रखेंगे। इसलिए अगर क्वेश्चन में कुमारगुप्त फर्स्ट और उपासक लिखा हो तो तुरंत आपको याद क्या आएगा, भगवान कार्तिकेय, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुमारगुप्त फर्स्ट ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के समय मानी जाती है। यह प्राचीन भारत का एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध एजुकेशन सेंटर था, जहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ पर बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। ये एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी सिस्टम भी था और हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर सैकड़ों शिक्षक अध्ययन और अध्यापन कराते थे। इसलिए एग्जाम में आप याद रखने का सिंपल पॉइंट क्या है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। गुप्त काल में प्रशासन, साहित्य और अभिलेखों में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता था। इसी समय संस्कृत साहित्य का विकास काफ़ी हुआ और कई महान विद्वानों ने अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी। इसलिए गुप्त काल को अक्सर संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए एक सिंपल पॉइंट आप याद रखेंगे, गुप्ता पीरियड, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत। जीएस से याद रख लीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में साम्राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है भुक्ति। गुप्त काल में पूरे साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग प्रोविंस में बांटा जाता था और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। हर भुक्ति के प्रशासन को संभालने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे अक्सर उपरिक कहा जाता था। ये व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गुप्त काल में प्रांत के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है उपरिक। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात की है। गुप्त काल में पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। इन प्रांतों के प्रशासन को संभालने के लिए जो व्यक्ति था, जो अधिकारी नियुक्त था, उसका नाम था उपरिक। यानी कि वो जो आधिकारिक पद था उसका नाम था उपरिक। ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी दूसरे पद का नाम बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए एक सिंपल से ट्रिक आप याद रखें कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस है और प्रोविंस के अंदर जो अधिकारी होगा उसका नाम क्या होगा? गवर्नर, यानी कि उपरिक। ठीक है, गवर्नर को उस समय उपरिक कहा जाता था। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में जिले के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है विषयपति। गुप्त काल में प्रशासन को अलग अलग स्तरों में बांटा गया था। पहले साम्राज्य को भुक्ति में बांटा गया था और उसके बाद भुक्ति को विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था। इन जिलों यानी विषय के प्रशासन को संभालने वाले अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी, अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट सोसाइटी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब है वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विकास। गुप्त काल में समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय सामाजिक व्यवस्था काफी संगठित और स्थिर मानी जाती थी। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे सिर्फ समृद्धि या शांति बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना। इसलिए छोटा सा एग्जाम पॉइंट आप याद रखेंगे, गुप्ता सोसाइटी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग वर्ण सिस्टम था उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यह भी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट एक सोसाइटी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में विधवा विवाह की स्थिति क्या थी? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में विधवा विवाह सामान्य रूप से प्रचलित नहीं था। समाज में यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी थी और विधवाओं के लिए दोबारा विवाह करना स्वीकार नहीं किया जाता था। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वह ये सोचते हैं कि उस समय समाज काफ़ी विकसित था, समृद्ध था, इसलिए विधवा विवाह चलता होगा। लेकिन हिस्टोरिकल सोर्स ये बताते हैं कि गुप्तकालीन समाज में ये प्रथा लगभग न के बराबर थी। एग्जाम के लिए एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, गुप्ता सोसाइटी में विडो मैरिज मोस्टली नॉट प्रैक्टिस था, यानी कि उसका प्रचलन नहीं था। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज में बाल विवाह की प्रथा का अस्तित्व कैसा था? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। उस समय समाज में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, जिसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं।
अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये प्रथा बाद के समय में आई होगी, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि गुप्तकालीन समाज में ये प्रथा पहले से मौजूद थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी पीरियड्स के इम्पोर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है नागर शैली। दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ में स्थित है और ये गुप्तकालीन वास्तुकला का एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर में उत्तर भारतीय नागर टेम्पल आर्किटेक्चर की विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि ऊंचा शिखर और सुंदर नक्काशी। अब यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वह द्रविड़ शैली बोल देते हैं, लेकिन याद रखना कि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एग्जाम में, दशावतार टेम्पल कौन सी शैली में है? नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है भगवान विष्णु। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है और गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार यानी कि उनके 10 अवतारों से संबंधित मूर्तियां और नक्काशी भी देखने को मिलती है। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वह शिव या किसी अन्य देवता का नाम बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको याद रखना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर डेडिकेटेड टू विष्णु। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट और सोचने वाला सवाल देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि इतना शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य आखिर गिरा क्यों? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है हुनों के लगातार आक्रमण और बाद के कमजोर शासक। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जैसे महान शासकों के समय गुप्त साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बाद में जब कमजोर रूलर्स आए और साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, इसी बीच हुनों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इससे गुप्त साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। इन आक्रमणों और अंदरूनी कमजोरियों के कारण धीरे धीरे ये महान साम्राज्य कमजोर पड़ गया और लास्ट में उसका पतन हो गया। स्टूडेंट्स, इतिहास हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये बताता है हमें कि जब ताकत के साथ सतर्कता और मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए, आप सक्सेस को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है ये क्लास आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।